हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है मेरे दोस्त। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है मेरे दोस्त। बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। और इसी तसल्ली के साथ पूरी कायनात पहले भी चलती थी, आज भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। और इसी तसल्ली के साथ आपका अपना चैनल NL स्टडी भी आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा दोस्तों। तो इन्हीं शब्दों के साथ संख्या पद्धति से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम हल करने जा रहे हैं। लीजिए पहला सवाल। 762 इंटू 544 इंटू 391 इंटू 742 का इकाई का अंक क्या होगा। ये चार संख्याएं दे रखी हैं। संख्या चाहे कोई भी हो, हमें सिर्फ इकाई का अंक देखना है। एक बार 2, 4, 1 और 2 इनका गुणा कर लीजिए, क्योंकि हमें सिर्फ इकाई का अंक पूछा है। तो 2 गुणा 4 गुणा 1 गुणा 2 है ना। 2, 4, 1, 2 गुणा करते हैं। 2 चौके 8, 8 एका 8, 8 2 16। 16 में इकाई का अंक क्या है 6। तो हमारा उत्तर भी क्या होगा 6, यानी इकाई का अंक क्या होगा 6। यही पूछा है। अगला प्रश्न देखिए। 397 की घात 25। ये ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं 397 की घात 25 ऐसे भी लिख सकते हैं। गुणा 693 की घात 42 ये तो लिखा है। गुणा 495 और इसकी घात 77 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करना है हमें। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, चार जोड़े बनाए थे 0, 1 और 5, 6। इनको अलग किया था ना 2, 3 और 7, 8 इनको अलग किया था। 4 अंक ये 4 अंक ये 8 तथा 2 पूर्ण वर्ग संख्या थे 4 और 9, उनको मैंने अलग किया था। अब इनके आधार पर हमने नियम पढ़े थे। अगर 0, 1, 5, 6 ये इकाई के अंक हैं तो उस संख्या को हल करने के बाद में जो गुणनफल आएगा, जो संख्या आएगी घातांक हल करने के बाद में, उसमें इकाई का अंक भी ये संख्याएं हैं, इनका इकाई का अंक यही होगा। यानी 0, 1, 5, 6 अगर 6 है तो 6 उत्तर में इकाई का अंक होगा। अगर इकाई का अंक संख्या 5 है तो उत्तर में भी इकाई का अंक 5 होगा। अगर संख्या में इकाई का अंक 1 है तो उत्तर में भी इकाई का अंक 1 होगा। और संख्या में अगर इकाई का अंक 0 है तो उत्तर में भी इकाई का अंक 0 ही होगा। ऐसा हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। और इसमें क्या पढ़ा था 2, 3, 7, 8 अगर ये हैं तो हमने अच्छे ढंग से पढ़ा था कि अगर 2, 3, 7, 8 ये इकाई के अंक हैं, इसमें 7 है इसमें 3 है, तब क्या करेंगे जो इकाई का अंक है उसके आधार पर जो घातांक है, जैसे इसमें 25 है इसमें 42 है, इसमें 4 का भाग लगाओ। अगर 2, 3, 7, 8 इकाई के अंक हैं संख्या में, जिस प्रकार ये 7 है और ये 3 है, तो उसकी संख्या को छोड़ दीजिए, सिर्फ घात को देखिए। घात में 4 का भाग लगाओ। ये 25 है, 25 में 4 का भाग लगाया कितनी बार गया 4 6 24, एक शेष बच गया। बचा क्या है एक शेष। और इसमें 42 में 4 का भाग लगाओ 10 बार गया, शेष 2 बच गए। इसमें शेष 2 बचे हैं और इसमें 1 बचा है। तो जिसमें एक शेष बचता है उसमें तो इकाई का अंक वही संख्या है जो 397 है, इसमें इकाई का अंक है वही अंक आ जाएगा, यानी 7 का 7 आ जाएगा। अगर इकाई का अंक
इसमें घातांक में 25 में अगर 4 का भाग लगाने पर है शेषफल 1 बचता है तो ये इकाई का अंक आ जाएगा। ये पढ़ा था हमने। और दूसरा क्या पढ़ा था, अगर शेषफल 2 बचते हैं, जैसे इसमें 2 बच गए, तब हम स्क्वायर करेंगे इकाई का अंक है उसका। अगर 3 बचते हैं तो घन करेंगे, अगर 0 बचता है तो 4 बार लिखेंगे, यानी घात यहाँ 1 करेंगे। अगर 1 शेष बचता है तो 1, 2 शेष बचता है तो इकाई की घात 2, अगर 3 शेष बचता है तो घात 3, अगर 0 शेष बचता है तो घात 4 करते हैं। लेकिन यहाँ क्या बचा है, शेष 2 बचता है, तो 3 की घात 2 कर दो, कितनी होती है 9, और गुणा ये 5 वाला कॉन्सेप्ट था। अगर इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 ये 5 आता है, तब क्या करते हैं, हमें सीधा का सीधा इकाई का अंक ही उतार देते हैं। 6 है तो 6, 5 है तो 5, और ये 1 है तो 1, तो मैंने यहाँ 5 का 5 उतार दिया। अब 7 गुणा 3 3 9 गुणा 5, अब इनका गुणा कर लो। जैसे 9 7 63, 63 का भाग नहीं आता है, तो 7 और 5 का भाग हमें आ सकता है। 7 5 35, 35 नंबर 315, कितने होते हैं 315। इकाई का अंक क्या है इसमें 5, तो यही हमारा उत्तर होगा। इसमें इकाई का अंक क्या होगा 5। अब सैदे में जो भी विकल्प है 5 वाला, वो विकल्प उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी संख्या को 143 से भाग दिया जाए, 143 से भाग दिया है तो 16 शेष बचता है। कितना शेष बचता है 16। यदि उसे 13 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। सीधा सा सवाल है। देखिए 143 से भाग दिया है, 143 से भाग दिया किसी भी संख्या में, तब शेष बचता है कितना, भाग देने के बाद में यहाँ शेष बचा है 16 बच गया। अब इसने लिखा है 13 से भाग दिया जाए तो 143 से भाग देने पर तो 16 बचते हैं, लेकिन 13 से भाग देने पर 13 143 का एक गुणक है दोस्तों। 143 में 13 का भाग पूरा पूरा जाता है, कितनी बार 11 बार। 13 का 143 में भाग अगर पूरा पूरा जाता है तो 143 में जिस 143 का जिस संख्या में भाग जाएगा उस संख्या में 13 का भी भाग जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ जो भी संख्या है कोई, वो अगर 143 से विभाजित हो रही है तो 13 से भी विभाजित होगी। 13 का पढ़ा बोलिए 143 में पूरा पूरा जाता है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। और सवाल पूछेंगे तो इसी प्रकार से सवाल पूछते हैं, वो कोई ना कोई कहीं ना कहीं टकराव होता है उनका। अब 13 का 143 में भाग जाता है, 13 का 13 बच गया, 1 13 का 13 11 बार भाग जाता है, तो 143 की जगह हम 13 मानकर भी सवाल हल कर सकते हैं। लेकिन 13 मानकर सवाल को हल करने पर ये 16 है जो कि 13 से बड़ी संख्या है, इसमें भी 13 का भाग जाएगा। 16 इससे तो शेष बच गया, लेकिन 13 से शेष नहीं बचेगा। 13 अगर यहाँ 13 रख देते हैं, 143 की जगह एक बार 13 रख दीजिए, तो इस संख्या में तो पूरा भाग चला जाएगा, लेकिन 16 जो शेष बचा इसमें भी भाग जाता है। एक बार 13 एका 13 बच गए, कितने शेष 3 बच गए। तो यहाँ क्या पूछा है, 13 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, यही उत्तर होगा। 3 शेष बचे हैं, कितने 3, बस सीधा सा यही फर्ड है। 143 में 13 का भाग जाता है, इसलिए जो शेष बचा है उसमें 13 का भाग लगा दीजिए, 3 शेष बचेगा, वो उत्तर होगा। 28 की अगला प्रश्न देखिए, 28 की घात 11, 28 की घात है 11 ऐसे गुणा 165 की घात, 165 की घात है 16 गुणा 6 की घात है 9 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होते हैं। अब अभाज्य गुणनखंडों की बात आ गई दोस्तों। अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं ये बताना है। तो घातांक को छोड़ दीजिए, पहले इनके गुणनखंड कीजिए। 28 के गुणनखंड, 165 के गुणनखंड और 6 के गुणनखंड। यहाँ लिख रहा हूँ मैं ये 28, एक बार ये सवाल यहाँ ऊपर देखिए, 28 बराबर इनके अभाज्य गुणनखंड लिखने 165
इनके भी अभाज्य गुणनखंड और 6 कितने होते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 7, 7 2 14, 14 2 28, 28 के गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार 165 के 165 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो कितने आते हैं? आप 3 गुणा 5 गुणा 11, 5 थे 15, 15 11 165। इसी प्रकार 6 के 2 गुणा 3, ये तो आ गए गुणनखंड। अब इनकी घातांक 28 की घातांक 11 है तो इनकी घात 11 कर दो, और 165 की घात 16 है तो इसकी घात भी 16 कर दो, और 6 की घात 9 है तो यहाँ भी 9 घात कर देते हैं। अब ध्यान से देखो, 2 गुणा 2 गुणा 7, कुल कितने गुणनखंड है यहाँ? 1 2 3, 3 गुणनखंड है ना। और 3 गुणनखंड है, इनकी घात 11, कहने का मतलब 3 गुणनखंड 11 बार आएंगे तो 11 से गुणा कर दो, जितने भी गुणनखंड है उसका 11 से गुणा कर दो। 28 की घात 11 का मतलब 11 तिये 33 गुणनखंड है। कितने हो गए? 33, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 33 गुणनखंड हो गए। और फिर 11 1 2 3, यहाँ भी 3 गुणनखंड है, इसकी घात है 16, 16 तिये 48, कितने? 48। और यहाँ 2 गुणा 3, 2 गुणनखंड हो गए, इनकी घात है 6 नहीं 9 है तो 9 2 18, कितने हो गए? 18। यहाँ सिर्फ हमें जोड़ करना है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी है तो गुणनफल ये गुणा का निशान जरूर है, लेकिन ये गुणा नहीं करना है, हमें जोड़ करना है। कुल अभाज्य गुणनखंड हैं उनकी संख्या बतानी है, तो संख्या बताने के लिए 33 48 और 18 इनका जोड़ कर दो। इनका जोड़ कितना आता है? 8 8 16 और 3 19, 1 1 2 4 6 3 9, 99 गुणनखंड आ गए। अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए? 99। इस प्रकार से हमें कोई भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या वो भी ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसी संख्या में लगातार 3 4 7 से भाग देने पर शेष 3 4 7 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1 2 4 बचते हैं। यदि उनमें 9 5 2 का क्रम से भाग दिया जाए तो क्या बचेगा? सबसे पहले तो मैं एक आपको छोटी सी हिंट बता रहा हूँ। भाजक का भाग लगाया जाता है किस में? भाजक का भाग लगाया जाता है भाज्य में, लगाया जाता है ना। भाजक का भाज्य में भाग लगाया जाता है, तब क्या बचता है? भागफल आता है। क्या आता है? भागफल। लेकिन शेषफल भी भाजक का भाज्य में भाग लगाने पर भागफल आता है, और शेषफल नीचे लिखा जाता है, लेकिन इस सवाल में शेषफल मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आपको शेषफल इस साइड में लिखना है, शेषफल। भाजक का भाज्य में भाग लगाया, भागफल आ गया, और शेषफल यहाँ लिख दिया। अब शेषफल और भाजक भाज्य 3 से संबंधित ये सवाल हमें हल करना है, क्योंकि लगातार हमने 3 4 7 इनसे भाग दिया तो ये भाजक हो गए 3 4 7, और शेषफल ये शेषफल हो गया, क्योंकि इसमें लिखा है देने पर शेष बचता है, इसलिए मैंने यहाँ शेषफल लिया है। अगर यहाँ भागफल लिखा होता तो भागफल भी लिख सकते थे, लेकिन सवाल में शेषफल लिखा है तो शेषफल लिख दिया। और भाग लगाते किस में? भाज्य में, क्योंकि भाज्य की आवश्यकता पड़ सकती है। भागफल और शेषफल ज्ञात करने के लिए बीच में भाज्य एक कड़ी और आती है। तो यहाँ ये तो है भाजक और ये है शेषफल, है ना। भाजक क्या है? 3 4 7, शेषफल क्या है? 1 2 4, ऐसे तो लिखा है। ध्यान से देखिए,
3 का भाग लगाया तो शेषफल क्या बचा 1। 4 का भाग लगाया, 4 का लगाया, शेषफल बचा 2, ये 2 लिख दिया। इसी प्रकार 7 का भाग लगाया, ये 7 का भाग 4 बार गया, 4 शेषफल बचा, तो ये तीसरी कड़ी आ गई। समझ गए। अब इसके आधार पर मैं सवाल बताऊंगा। और इसमें देखिए 9, 5, 2 ये भी भाजक बनाएंगे। यदि इसमें 9, 5, 2 का भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा। यहाँ भाग दें तो क्या बचेगा शेषफल, शेष क्या बचेगा वो बताना पड़ेगा। 3 की जगह यहाँ 5 है, 9 है, 3 की जगह 9 का भाग लगाएंगे और 5 का भाग लगाएंगे 4 की जगह, और ये फिर 2, यहाँ 2 का भाग लगाएंगे, तब शेषफल क्या बचेगा। यहाँ जो भी आएगा वो बताना है। इस प्रकार से इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं दोबारा से इसे साफ करके बता रहा हूँ। सबसे पहले तो इसमें भाज्य क्या है वो देख लेते हैं। हमें इसके लिए जिसका भाग लगाना है वो संख्या लिख रहे हैं 3, 4, 7। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 7, 4 और 3 लिख दिया। इनके गुणा करना है, गुणा ये कर दिया और यहाँ प्लस कर दीजिए, प्लस प्लस प्लस। शेषफल जोड़ रहे थे तो सबसे पहले तो भाज्य में भाग लगाने के लिए भाजक का और भागफल का गुणा किया जाता है और शेषफल बचता है तो उसको जोड़ दिया जाता है। बस वही प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये सूत्र होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये छोटी कक्षा में हम खूब पढ़ के आए हैं इस सूत्र के बारे में। भाजक गुणा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, या भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य। तो ये 7 भाज्य, 4 भाज्य, भाजक 7 भाजक, 4 भाजक और 3 भाजक। शेषफल क्या है 1, 2, 4, या हमने पहले 7 लिखा तो यहाँ पहले क्या है 4, 7 की सीध में 4, 7 का भाग लगाया तो शेषफल 4 है। अगर 4 का भाग लगाया, इस 4 का भाग लगाया तो शेषफल क्या है 2, ये जोड़ना है। और 3 का भाग लगाया तो शेषफल क्या है 1। इनके बराबर आएगा मान, क्या आएगा उसके आधार पर हम ये हल करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ इनमें क्या लिखें, यहाँ तो आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7 है, इस 7 का ठीक तिरछा ये 7 है, इसको इस 1 से गुणा कीजिए। 7 को इस 1 से गुणा करो, सबसे पहले 1 से गुणा कर दिया, 7 1 का 7 और उसमें 4 जोड़ दिए 11। अब की बार ये 11 है, इसका गुणा करो, 11 चौके 44 और 2 46। फिर तीसरी बार है, इस 46 का गुणा करो, ये 46, 46 का 3 से गुणा करें, 3 6 का 18 और 3 चौके 12, 1 13, 138, 138 का और 1 का जोड़ क्या होगा 139। ये 139 आ गया भाज्य हमारा। भाज्य क्या आ गया 139। अब इस 139 में भाग लगाना है हमें किसका, किसका भाग लगाना है 9, 5, 2 का। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ 139, ये क्या है भाज्य। इसमें भाग लगाना है किसका, एक बार तो 5 का 9 का है, सॉरी पहले 9 का और फिर 5 का, दूसरी बार 5 का लगाना है और फिर तीसरी बार किसका लगाना है 2 का। ऐसे तो है। अब देखिए पहले 9 का 139 में भाग लगाते हैं, कितनी बार जाता है, जो भी
भागफल आएगा वो यहाँ लिखेंगे और शेषफल यहाँ लिखेंगे। 9 एक का 9, 9 का 13 में भाग लगा, 9 एक का 9, बच गए 4, 4 के आगे 9 उतार लिया तो 49 हो गए। 49 में 9 का भाग जाता है, 9 पंजे 45, कितनी बार गया, 9 पंजे 45, शेष बच गए 149 थे ना वो, 49 में से 45 घटाने पर 4, शेषफल 4 बचे हैं। आप अलग ये भाग हल करके देख लीजिए। 9 का भाग लगाना है 139 में, 15 बार पूरा पूरा भाग जाएगा और 4 शेष बचेंगे। जो 4 शेष बचे हैं वो इसी लाइन में, क्योंकि 9 का भाग लगाया तो 9 की सीध में ही शेषफल लिखेंगे आगे। अब 5 का भाग लगाओ 15 में, कितनी बार जाता है, 5 दिए, भागफल यहाँ लिखेंगे नीचे, 5 दिए 15, 15 में 5 का पूरा पूरा भाग चला गया, शेषफल क्या बचा, 0। अब 2 का भाग 3 में लगाओ, 2 का भाग 3 में कितनी बार जाता है, 1 बार, 2 का 2, शेषफल क्या बचा, 1, शेषफल क्या बचा, 1। बस यही हमें उत्तर बताना है। भाग दें तो क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा, ये संख्या बच गई दोस्तों शेषफल वाली, 4, 0, 1, ये हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आगे देखिए सवाल से संबंधित है पैलिंड्रोम संख्या। ये वैसे पूछते नहीं है लेकिन क्या पता कभी पूछ लें। एक बार आया था इस प्रकार का सवाल, पैलिंड्रोम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो बाईं ओर, ऐसी संख्या जो बाईं ओर से तथा दाईं ओर से दोनों तरफ से आ रही है, समान पढ़ी जा सकें, उनको पैलिंड्रोम संख्या कहते हैं। जैसे ये संख्या देखिए, इसमें 2 3 4 9 4 3 2, 2 3 4 9 ऐसे है ना, 2 3 4 9 4 3 2। अब दाएं तरफ से पढ़िए, 2 3 4 9 4 3 2, 2 3 4 9 4 3 2। कहने का मतलब है चाहे दाएं तरफ से पढ़ो और चाहे बाएं तरफ से पढ़ो, दाएं तरफ है और बाएं तरफ किसी भी तरीके से पढ़ लो, दाएं तरफ या बाएं तरफ, चाहे इस साइड से पढ़ लो 2 3 4 9, चाहे इस साइड से पढ़ लो 2 3 4 9 4 3 2, यानी दाएं और बाएं दोनों तरफ से पढ़ लो, वो एक जैसी संख्या होगी तो उनको पैलिंड्रोम संख्या बोलते हैं। आगे देखिए, दो संख्याएं ज्ञात करना, दो संख्याएं ज्ञात करना जबकि उनका योग और अंतर दे रखा हो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग और अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाव और योग का मतलब होता है जोड़, ये दे रखे हैं तो वे संख्याएं क्या होंगी। इनके लिए अगर पहली संख्या ज्ञात करनी है तो दोनों का योग और अंतर है जो दे रखे हैं सवाल में, उनका जोड़ कर दीजिए और 2 का भाग लगा दो। और दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए योग और अंतर का घटाव, योग में से अंतर को घटा दीजिए फिर 2 का भाग, यानी एक बार उनका जोड़ना एक बार उनका घटाना। जैसे ये प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 43 और 11 है, तो पहली संख्या ज्ञात करो। पहले तो हमें पहली संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों का जोड़ करो, 43 प्लस 11, 43 प्लस 11, दोनों का जोड़ करके बट्टा 2, यानी 2 का भाग लगाओ, कितना आता है, 43 और 11 कितने होते हैं, 54, 54 में 2 का भाग लगाओ, कितनी बार जाता है, 27। तो पहली संख्या तो क्या होगी, 27। इसी प्रकार से दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए योग में से अंतर को घटाओ, योग है 43, अंतर क्या है 11, और फिर इसमें से घटाकर 2 का भाग लगाओ, 2 बराबर 43 में से 11 घटाएंगे तो कितने बचते हैं, 43 में से 11 घटाने पर 32 बटे 2, 2 का 32 में भाग लगाओ 16,
कितनी बार? 16 बार। तो संख्या दो संख्याएं ज्ञात करनी है, कौन कौन सी आ गई? एक तो 27 और एक 16। अब इनका दोनों का जोड़ करके देख लीजिए सवाल को जांच करने के लिए। सवाल जो भी हमने हल किया है उसकी जांच करने के लिए जोड़ भी कर सकते हैं। 27 और 16 कितने होते हैं? 43। तो ये लिखा है इसमें 43। और अंतर 11 आना चाहिए। 27 में से 16 घटाकर देख लीजिए कितना आता है? 11। इस प्रकार हम जांच भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। जब किसी संख्या को गलत संख्या से गुणा किया जाए। संख्या पद्धति में संख्याओं से संबंधित इस प्रकार के सवाल आते हैं दोस्तों। किसी संख्या को गलत संख्या से गुणा किया जाए तो संख्या ज्ञात करना। किस प्रकार से? अगर संख्या ज्ञात करनी है तो उत्तर में त्रुटि हुई है उस अंतर, एक तो जो भी त्रुटि हुई है उसके बारे में, और एक संख्या में त्रुटि है उसके बारे में। यानी जो उत्तर में त्रुटि हुई है उसके बट्टा जो संख्या में त्रुटि हुई है उसका मान लिखेंगे। अब देखिए, यदि किसी संख्या को 24 से गुणा करने के बजाय गुणा करना था किससे? 24 से, और उसकी जगह 42 से गुणा कर दिया। 24 से गुणा करने के बजाय 42 से गुणा कर दिया, जिससे उत्तर में 108 ज़्यादा आया। जिससे उत्तर क्या आया? 108 ज़्यादा आया। तो संख्या ज्ञात करो। समझ गए? देखिए, उत्तर में त्रुटि सूत्र में ऊपर लिखा है उसके आधार पर हम लिख रहे हैं। उत्तर में त्रुटि यानी अंतर कितना है? 108 ज़्यादा है ना। उत्तर 108 ज़्यादा आया, इसका मतलब उत्तर में त्रुटि 108 की है। उत्तर में अंतर 108 का बटे संख्याओं में त्रुटि, ये बटे का निशान है, ये निशान बटे का। संख्याओं में त्रुटि, संख्या 24 और 42 ये गलती से लिखी गई, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। 42 माइनस 24 कितने बचते हैं? 108 बटे 42 में से 24 घटाएँ तो 18 ही तो बचते हैं। और 18 5 जैसे 18 छिकी 18 का 108 में भाग लगाते हैं, 6 बार जाता है, तो वह संख्या क्या होगी? 6। यही हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए। गुणक, गुणक, गुणज, जिस प्रकार भाज्य भाग फल भाजक हमने पढ़ा था, उसी प्रकार से गुणक, गुण्य और गुणनफल ये भी संख्याएं होती है दोस्तों। गुण्य या गुणज अलग होता है, गुणक अलग होता है और गुणनफल अलग होता है। गुणनफल तो जो गुणा करने के बाद में संख्या आती है वो गुणनफल होता है। मैं एक यहाँ बता देना चाहता हूँ। 3 गुणा 5 बराबर 15, ऐसे आ गया। ये 15 है बराबर 15, आगे लिखा नहीं जा रहा है। तो 3 गुणा 5 बराबर 15 इस प्रकार से आ गया। इसमें गुणक और गुण, ये 3 का गुणा किया 5 से तब 15 है, तो 15 क्या हो गया? गुणनफल। 3 का गुणा किया तो गुणक क्या हो गया? 3। और कितनी बार गुणा किया? 5 बार। तो ये 3 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर ये 5, 3 का गुणनखंड गुणा किया है 5 बार, 3 का 5 से गुणा किया तो गुणनफल कितना आ गया? 15। ये 15 तो गुणनफल है जिसे गुण्य भी बोलते हैं और गुणज भी बोलते हैं। ये 15 तो आ गया गुणज और 3 आ गया गुणक। गुणक 3 है, 3 का पहाड़ा बोला हमने, 3 गुणक है और गुणज क्या है? 15। अब देखिए, इसमें किसी भी संख्या के गुणक में, गुणक वे संख्याएं होती हैं जिसका उस संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाता है। यानी 15 में 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, अर्थात उस संख्या के पहाड़े में आने वाली संख्याएं गुणक कहलाती हैं। अब 5 का गुणक, ये गुणज है 5, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया शायद। 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये क्या है? सारे के सारे गुणज है, जबकि 5 एक गुणक है। 5 गुणक है, यानी 5 का भाग लगाया, 5 का गुणा किया है तो 5
जिस संख्या से गुणा किया जाता है वो गुणक होता है। 5 का गुणा किया तो 5 गुणक हो गया और ये गुणज हो गए। 5, 10, 15, 20, 505 जो भी हैं वे गुणक हो गए, गुणज हो गए। गुणक गुणज दो बताया मैंने। अब इससे संबंधित अन्य जानकारी लेते हैं। जैसे यदि किसी संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो तो उसके गुणक में एक कम शून्य लगा देते हैं। ये सवाल आते हैं इस प्रकार से। तब बताया कि अगर कोई संख्या है उसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। ध्यान से देखिए यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है क्या, 2 3 2 3 2 3, 23 की पुनरावृत्ति हो रही है ना। ये संख्या तो कितनी बड़ी है हमें बोलना नहीं है, सिर्फ इतना देख लो कि जो अंक बार बार आ रहे हैं, जो संख्या बार बार आ रही है उसको देखिए ध्यान से। यहाँ 23 है, ये बार बार आ रही है, तो इसका गुणक क्या होगा, इसका गुणक ज्ञात करना है हमें। गुणज तो हो गया 23 23 23, ये एक गुणज हो गया या गुणनफल कह सकते हैं, ये हो गया। इसका गुणक ज्ञात करना है। गुणक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें ऊपर लिखा है ना पुनरावृत्ति हो रही हो तो उसके गुणक में, गुणक ज्ञात करने के लिए एक कम शून्य लगा देते हैं। कैसे, सीधा सा याद रखना, 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए एक शून्य, 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए एक शून्य, 5 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो 4 शून्य, 20 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो 19 शून्य, यानी एक कम। यही बात बता रहे हैं, गुणक में एक कम शून्य लगाते हैं। पुनरावृत्ति जितने अंकों की हो रही है उससे, यहाँ 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो एक शून्य लगाना है, एक कम शून्य लगाना है, बाकी एक लिख दो। यहाँ 23 कितनी बार आया है, देखिए 23 कितनी बार आया, 3 बार आया है, 1 2 3, 3 बार 23 आया तो इसको 3 बार लिखो, लेकिन लिखो ऐसे 1 1 1, 3 बार लिख दिया। अब इनके बीच में शून्य लगाना है हमें, 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही थी उससे एक कम। अब इनके बीच में एक शून्य लगा दो, ये जितने भी हैं ये गुणक आ गया बस। चाहे 1 0 1 0 1 बोलो, चाहे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 10,101 बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, ये गुणक है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए, इसमें संख्या क्या है हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। पुनरावृत्ति किन अंकों की हो रही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1234 की पुनरावृत्ति हो रही है ना, तो 1234 1234 1234 कितनी बार आ गए, 3 बार आ गए, 1 2 3, 3 बार लिख दिए। अब इनके बीच में शून्य लगाने हैं हमें, कितने, अभी मैंने बताया था अगर 20 शून्य तो 20 अंक हैं जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है, वो 20 अंक हैं तो 19 शून्य लगाओ। अगर 10 अंक हैं तो 9 शून्य लगाओ। यहाँ 4 अंक हैं तो कितने शून्य लगाएंगे, 3, 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 शून्य लगा दिए। ये इसका एक गुणक हो गया। इस प्रकार से गुणक याद किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, n संख्याओं तक, n यानी प्राकृत संख्याएं, n संख्याओं तक किसी संख्या से विभाजित होने वाली संख्याएं ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, कुल संख्याएं बटा भाजक, कुल संख्याएं ऊपर बटा भाजक। कैसे, जैसे ये प्रश्न लिखा है, 400 से 800 तक की कितनी संख्या 9 से विभाजित होंगी। इसके लिए सबसे पहले तो आप संख्याएं कुल कितनी है वो ज्ञात करो। 400 से लेकर 800 तक संख्या कितनी होती हैं, 1 से 800 तक तो 800 होगी, लेकिन 400 से 800 तक ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, 800 में से 400 घटाओ, 800 में से 400 घटाइए और बट्टे 9, कितनी संख्याएं 9 से विभाजित होते हैं, 9 से विभाजित होने का मतलब 9 का भाग लगाओ,
800 में से 400 घटाने पर कितने बचते हैं? 400 बटे 9। अब 9 का इसमें भाग कितने बार जाता है? 9 चौके 36, बच गए 4, उतार लिया शून्य, 9 चौके 36, बच गए 4, यानी 4 बटे 9। 44 से 4 बटे 9 ये उत्तर आया है। तो 4 बटे 9, इसमें सिर्फ इतना पूछा कि 9 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है? 9 से विभाजित, ये 4 बटे 9, 4 विभाजित नहीं है 9 से, तो इसको छोड़ दो। कितनी संख्या है? 44। 9 से विभाजित होने वाली संख्या है 44 उत्तर आएगा। अब शायद हमें विकल्प में अगर 44 कहीं लिखा हुआ मिलेगा तो वही उत्तर करना है हमें। अगला प्रश्न देखिए, 2 अंकों की संख्या तथा उसके उल्टने से बनी संख्या का योग सदैव 11 से विभाजित होता है। 2 अंकों की संख्या, आपने कोई भी 2 अंकों की संख्या ले लेते हैं तो उनसे बनी संख्या, अभी हमने पीछे सवाल किया था उसी को मान कर ले चलते हैं। 24 और 42 आया था, उसमें 2 अंकों की संख्या मान लीजिए, कोई 2 अंकों की संख्या, एक तो 24 है, इस संख्या के अंकों, 2 अंकों की संख्या तथा उसको उल्टने से बनी संख्या, इसको उल्ट दीजिए। 2 4 का 4 2 कर दो, 2 4 का 4 2 कर दो से बनी संख्या। अब इनसे जो भी कोई संख्या बनी है, यानी 24 को पलटने से क्या संख्या बनी? 42। इनका योग करो, इनका योग करने पर सदैव 11 से विभाजित होगी। ये संख्या हमेशा 11 से विभाजित होती है। देखिए हल करके होती है या नहीं होती। 4 और 2 6, 2 और 4 6 बटे 11, 11 का भाग 66 में कितनी बार जाता है? 6 बार। हो गया ना। कोई भी संख्या ले लीजिए 2 अंकों की, जरूरी नहीं है ये, अन्य भी कोई संख्या 82 28 ले लो या जो भी है। इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, 2 अंकों की संख्या तथा उसके उल्टने से बनी संख्या का अंतर सदैव 9 से विभाजित होता है। अभी जो संख्या हमने क्या ली थी? 24, और दूसरी थी, इसको पलटने से कौन सी संख्या बनी? 42 बनी थी ना। अब सवाल थोड़ा घुमा दिया इसने, संख्या का अंतर, अब इनका अंतर करना है। अंतर का मतलब है 42 में से 24 घटाना है। 42 माइनस 24, पिछली बार तो जोड़ किया था, अब की बार घटाना है। घटाने पर हमेशा किससे विभाजित होगी? 9 से विभाजित होगी। ये 9 लिखा है, उसमें 11 था, यहाँ 9 है, तो क्या विभाजित होती है? चलो जांच करते हैं हमें। 12 में से 4 गए 8, और 3 में से 2 गया 1। 42 में से 24 घटाने पर 18 बचते हैं बटे 9। अब 9 का 18 में भाग जाता है क्या? पूरा पूरा जरूर जाता है 2 बार। 9 2 18। इस प्रकार से ये भी हमारा सत्य कथन पाया गया है। तो कोई भी संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, उसको उल्टा करना है पहले, तो फिर जोड़ करोगे तब तो 11 से विभाजित होगी, अगर अंतर करोगे यानी घटाव करोगे तो 9 से विभाजित होगी। यही बात बताना चाहते हैं इसमें। आगे देखिए, कुछ हमेशा याद रखने योग्य कथन है। 1 से 100 तक की संख्याओं को, 1 से 100 तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं उन संख्याओं को आपस में गुणा कीजिए, और गुणा करने के बाद उसमें शून्य कितने आते हैं, ये शून्य वाला मामला है दोस्तों। ये शून्य कितनी बार आते हैं, इसके लिए हमें बार बार गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। याद रखना 24 शून्य आते हैं हमेशा। 1 से 100 तक संख्याएं लिखने के बाद उनको आपस में गुणा कीजिए, बार बार जितनी संख्या उनको आपस में गुणा कीजिए, लेकिन गुणा करने के बाद शून्य की संख्या जब देखेंगे हम तो 24 आती हैं। इसी प्रकार 1 से 100 तक की विषम संख्याएं, ये तो सीधी संख्याएं थी। अगर विषम संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं यानी 1 3 5 7 9 वाली विषम संख्याएं होती हैं, उनको आपस में गुणा करते हैं तो एक भी शून्य नहीं आता, कोई शून्य नहीं आता है, यानी शून्य नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा विषम संख्याओं का गुणा करने पर।
1 से 100 तक विषम संख्याएं होती हैं, उनका गुणा करने पर कोई भी शून्य नहीं आता है, यानी एक भी शून्य नहीं आएगा दोस्तों। लेकिन अगर अभाज्य संख्याएं आती हैं 1 से 100 तक, ये तो विषम संख्याएं थी, लेकिन ये अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा करने पर एक शून्य आता है, सिर्फ एक बार शून्य आता है अभाज्य संख्याओं का गुणा करने पर। और वो भी क्यों? क्योंकि 2 है वो एक अभाज्य संख्या है, जो सबसे छोटी सम संख्या भी है। तो 2 की वजह से एक शून्य आता है। 2 का 5 से गुणा करो या 2 का 8 से गुणा करो, कोई भी कुछ भी किसी भी तरीके से 2 का 10 से गुणा कर दो। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं, 10 से नहीं सॉरी अभाज्य संख्याओं का गुणा करना है। तो 2 का अभाज्य संख्या 5 भी है, 5 से गुणा करने पर कितना आता है? 10 आता है, एक शून्य आ गया। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा करने पर कितने शून्य आते हैं? कितने? 1। और 1 से 100 तक विषम संख्याओं का गुणा करने पर कितने शून्य आते हैं? हाँ सही सोचा आपने, एक भी नहीं। 1 से 100 तक संख्याओं को आपस में गुणा करने पर 1 से 100 तक सारी संख्याएं आ गई हैं, सम विषम नहीं सभी। कितने शून्य आते हैं? 24। इस प्रकार दोस्तों हमने ये संख्या पद्धति से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो लगभग हमने सारे क्लियर कर दिए हैं। आगे इनसे संबंधित कुछ PYQ लेके आऊँगा, लेकिन उनसे पहले मैं सोचता हूँ कि जोड़ घटाव गुणा भाग वाला जो सामान्य संक्रियाएं होती हैं वो आपको बता देना चाहता हूँ। फिर हम सारे के सारे एक साथ प्रश्न हल करेंगे। वैसे तो बीच बीच में प्रश्न बता भी रहा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अभ्यास करने से कुछ अलग ही हमें महसूस होता है। आज के लिए बस इतना ही। हाँ, वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर लिखा करो। सिर्फ मेरे बोलने से मेरे को पता नहीं चलता है कि मेरे में क्या कमी है, किस प्रकार से आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप थोड़ा सा मेरे को कमेंट में बता दिया करो ताकि मेरे को पता चल सके। धन्यवाद। जय हिंद।